The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम सिमरन है। 2022 में यूपीएससी द्वारा आयोजित इंडियन इकोनॉमिक सर्विस परीक्षा में मैंने रैंक 2 हासिल किया है। मैं सर्वप्रथम दिल्ली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए संपर्क किया और मैं उनके माध्यम से आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th तक सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हौसखास से करी है। उसके बाद मैंने 11th और 12th दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से की है। उसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया और साथ ही साथ इग्नू से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी। अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्यूटी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की जो परीक्षा है वो हर साल ही होती है। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है। इस एग्ज़ाम के 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है रिटन एग्ज़ाम और दूसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम में आपके 6 पेपर्स होते हैं। सारे ही पेपर्स सब्जेक्टिव होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल इंग्लिश का जो कि 100 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का जीके का जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आता है। उसके बाद आपके 4 पेपर होते हैं इकोनॉमिक्स के। चारों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स ईच। इसमें जो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 है उसमें प्राइमरीली माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स आता है। जो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 2 है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बीओपी, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 3 जो है उसमें आपके पब्लिक फाइनेंस, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। और आपका जो 4th पेपर होता है इकोनॉमिक्स का वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, फॉरेन ट्रेड, इन सब के रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद आपका एक 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। टोटल मेरिट 1200 मार्क्स में से कैलकुलेट होती है। द ईज़ ऑफ सिंप्लीफिकेशन, मैं आपको एक 7 स्टेप प्रोसेस बता देती हूँ जो मैंने फॉलो किया था इस एग्ज़ाम के लिए, जो मुझे हेल्प किया। उसमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप भी ले सकते हैं और आप भी उस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो इल बी वेरी नाइस। स्टेप 0 यानी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले का जो स्टेप है वो ये है कि आप ये ढूंढें कि ये समझें कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं। फाइंड योर वाई डू यू वांट टू गिव दिस एग्ज़ाम। बहुत सारे तरीके होते हैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के, अपने देश की सेवा में कंट्रीब्यूशन देने के। उसमें से एक तरीका है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। अगर आप इकोनॉमिक एडवाइजरी, पॉलिसी फॉर्मेशन, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, एवैल्यूएशन, इन सब में इंटरेस्टेड हैं और इनके माध्यम से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक बहुत अच्छी सर्विस है। सो हर एक का वाई अलग अलग होता है। हर कोई अलग अलग रीज़न से इस सर्विस में जाना चाहता है। आप अपना वाई ढूंढिए और देखिए कि आप क्यों इस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं। बात करते हैं प्रेपरेशन की। स्टेप 1 इन द प्रेपरेशन इज़ लुकिंग एट द सिलेबस, रीडिंग इट, अंडरस्टैंडिंग इट। जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है। सो आप जब भी इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें सबसे पहले सिलेबस को उठाएं, उसे अच्छे से पढ़ें और समझें कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। लोग कहते हैं कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू फॉर दिस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सिलेबस के हिसाब से अपना पेपर सेट करता है। सो सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें। स्टेप 2 विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये यूपीएससी की वेबसाइट पे बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। आप कम से कम 5 से 7 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं और उन सबको पढ़ें। और ये आप अपनी बाकी प्रिपरेशन से पहले करें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यूपीएससी इस एग्ज़ाम में किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। स्टेप 3 वुड बी नोट मेकिंग।
आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, एटलीस्ट मैंने ऐसा किया था। आप ऑनलाइन नोट्स भी बना सकते हैं, ऑफलाइन नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की रीडिंग्स जो हैं वो उठाएं, अपना सिलेबस साथ में लें, अपने PYQ सामने रखें और उनको रिलेट करते हुए अपने नोट्स बनाएं। आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे अपने नोट्स सिलेक्टिवली बनाएं। आप कोई क्लासेस भी ले सकते हैं अगर आपको इजी एक्सेस चाहिए नोट्स का, बट अपने नोट्स हमेशा अपनी हैंडराइटिंग में खुद लिखें। फोर्थ स्टेप वुड बी टू कवर अप द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे इस एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैंने अपने पहले दोनों अटैम्प्ट्स में इकोनॉमिक सर्वे को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, बट मैंने अपने थर्ड अटैम्प्ट में पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है और एक्चुअल डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट नोट्स बनाए हैं रादर देन रिलाइंग ऑन किसी और कोचिंग सेंटर की स्नैपशॉट समरी और एनीथिंग। इल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज आपको इकोनॉमिक सर्वे से बहुत अच्छा फॉर्डर मटेरियल मिलता है, स्पेशली अपने इंडियन इकोनॉमी के पेपर के लिए। स्टेप 5 वुड बी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इस एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने पिछले 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उन सबको टॉपिक वाइज लिखा था, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ रियली मेड अ डिफरेंस बिकॉज आपको एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। आपको एक आंसर लिखने का स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है, एक बॉडी लिखना है, उसके बाद एक कंक्लूजन लिखना है। सो आप भी आंसर राइटिंग ज़रूर प्रैक्टिस करें। इफ़ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो जॉइन अ टेस्ट सीरीज़ विच इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज वो ठीक रहता है कि आप एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट रखें। नेक्स्ट स्टेप वुड बी कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स। मेरे पहले दोनों अटैम्प्ट्स में क्या हुआ था कि मेरे पास नोट्स थे पर वो बहुत बल्कि नोट्स थे और उनको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। सो इस एग्ज़ाम के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने सारे नोट्स को कंसोलिडेट किया, उन्हें छोटा बनाया। मैंने हर एक टॉपिक के लिए, देयर आर अबाउट 31 टॉपिक्स इन द सिलेबस इफ़ यू सी, मैंने उन हर एक टॉपिक के लिए एक 1 पेजर बनाया था। सो फॉर एग्जांपल अगर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड है तो मैंने एक शीट ऑफ पेपर लिया और उस शीट ऑफ पेपर में जितने भी टॉपिक्स के की पॉइंट्स थे या फिर मेन डेफिनेशंस थी या जो भी मुझे लगा कि मुझे क्विक ग्लैंस के लिए ज़रूरत होगी, मैंने उनके लिए एक 1 पेजर नोट बनाया और ऐसा मैंने हर एक टॉपिक के लिए करा। दिस वॉज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इट हेल्प्स यू इन क्विक रिविजन। जब लास्ट का टाइम होता है आप अपने सारे नोट्स नहीं पढ़ सकते हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास क्विक रिविजन नोट्स हों कि आप बस उन्हें ही पढ़ के जाएं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड योर माइंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। आप सब कुछ नहीं याद रख सकते हो, पर आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। सो उसके लिए ये 1 पेजर रिविजन नोट्स मेरे को बहुत हेल्प किए और आप भी अगर बनाएंगे तो आई एम श्योर ये आपको भी ज़रूर हेल्प करेंगे। आई वुड ऑल्सो से कि आप अपने नोट्स में थोड़ा डायनामिज़म लाएं, थोड़ा करंट अफेयर्स से या फिर इकोनॉमिक सर्वे से ट्रेंड्स ऐड करें, ग्राफ्स ऐड करें, फिगर्स ऐड करें, कमेटी के नाम ऐड करें। यूजुअली सब ऑलमोस्ट सेम ही आंसर लिखते हैं, बट ये जो एक्स्ट्रा इनपुट्स वो उसमें देते हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप अपने आंसर्स के रेडीमेड इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स थोड़े से प्रिपेयर कर सकें जो कि जनरल इन नेचर हो, जिसमें थोड़ा सा डेटा हो या फिर किसी कमेटी का नाम हो, आपके लिए एक्चुअल एग्ज़ाम में आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से उसे अप्रोच करना है। एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में थीम्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू विल सी लाइक इंटरनेशनल ट्रेड से हेक्सर-ओलन मॉडल का जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट ईयरली बेसिस पे रिपीट होता है, या फिर पॉवर्टी का क्वेश्चन है, विमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। So if you have some basic idea of some trends or some figures related to these topics, it will be very beneficial to you when you're actually writing your answers. ये सब आप अपने written exam के लिए कीजिए। Step 7 will be your interview, that is your last stage. Interview एक discussion है, एक interrogation नहीं है। ये बात in fact मुझे एक interview panelist जो interviewer थे उन्होंने भी कही थी कि this is a discussion, this is not an interrogation. मेरा इंटरव्यू जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स चला था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्राइमरीली वी डिस्कस्ड अबाउट टैरिफ्स, एग्रीकल्चर, द ग्लोबल इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ द इकोनॉमी
and a little bit about politics and why the youth is not entering politics. इंटरव्यू की ऐसे कोई बहुत सेपरेट प्रेपरेशन नहीं है, बट इंटरव्यू में ये है कि आप अपने करंट अफेयर्स से हमेशा अपडेटेड रहें, अपने जो भी आपके बेसिक्स हैं उन्हें रिवाइज करके जाएं. वो आपसे स्पेसिफिकली कोर इकोनॉमिक के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, पर जब आप अपने आंसर्स दे रहे हैं, अगर आप उसमें कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स बोल पाएँ बीच बीच में, उन्हें बता पाएँ, तो इट ऑलवेज लीव्स अ गुड इम्प्रेशन. एक पॉजिटिव माइंडसेट और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ आप अगर इंटरव्यू देंगे, देन दैट इज़ ऑल. उसमें आपको बहुत अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट करंट अफेयर से अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दीज आर माई 7-step प्रोसेस जो मैंने फॉलो किए थे, विच हैज़ रियली हेल्प्ड मी. जो मेरे सोर्सेज थे इस एग्ज़ाम के लिए, वो प्राइमरीली मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की रीडिंग्स थी और इंटरनेट था. इंटरनेट पे आजकल सारी चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, हमें बस ये देखना है कि हम उसको सिलेक्टिवली कैसे यूज़ करें. वैसे तो न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है आपके करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, पर अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपनी मंथली मैगजीन्स निकालते हैं, जिसमें वो जितने भी इवेंट्स हुए हैं उस मंथ के वो कवर करते हैं. अगर आप वो पूरी मैगज़ीन ना भी पढ़ पाएँ, जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं है, एटलीस्ट उसका इकोनॉमी सेक्शन या फिर सोशल इशू सेक्शन उसको ज़रूर पढ़ें. उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपना जो प्रोसेस है स्टडी का, उसको मिक्स एंड मैच रखें. ऐसा ना करें कि सिर्फ किताबें पढ़ें, ऐसा ना करें कि सिर्फ वीडियोस देखें. थोड़ी सी बुक्स पढ़ें, थोड़े से ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ें, थोड़ी सी वीडियोस देखें. उससे बोरिंग नहीं बनता है प्रोसेस. जो आपकी जर्नी है वो भी बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल रहती है और आप सस्टेन कर पाते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ना. इस एग्ज़ाम की ट्रिक ये नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं. इट इज़ मोर अबाउट आप जो लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उसे आप कितनी बार रिवाइज़ करते हैं और कैसे आप उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं ऑन द पेपर ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम. वी ऑल हैव द सेम सोर्सेज, इट्स जस्ट हाउ वी राइट द पेपर एंड आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर मार्क्स. एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे मिथ हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या फिर यूपीएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के साथ अटैच्ड. फॉर एग्जांपल, आपको एक बहुत ही एलीट इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, या फिर आपके पास एक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द इंटरव्यू टू गो वेल, और समथिंग लाइक कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, या कुछ भी पूछते हैं इसमें, कोई सेट गाइडलाइन नहीं है. ये सब मिथ हैं, ये सच नहीं है. आप इन सब नेगेटिव बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें. मेरा मानना है कि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, एक नेवर गिव अप माइंडसेट रखेंगे और अपने आप पे विश्वास रखेंगे, तो आप इस एग्ज़ाम में या किसी भी और एग्ज़ाम में अवश्य ही सफल होंगे. धन्यवाद.